डियर स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम लोग भारतीय संविधान का बाज़ाब्ते तौर पे शुरुआत करने जा रहे हैं। और भारतीय संविधान में जो पहला चीज़ है वो हमारे संविधान का प्रस्तावना यानी प्रीएम्बल है। बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है ये, क्योंकि इसके पढ़ने से हमें ये पता चलता है कि हमारा संविधान किस प्रकार का है, या हमारे संविधान के अंदर किस तरह की बातें लिखी होंगी, या हमारे संविधान में कैसा प्रावधान होगा। तो इसको हम कुछ खंडों में बांटकर अध्ययन करेंगे। पहला ये कि एक इंट्रो के रूप में देखें कि आखिर प्रस्तावना होता क्या है और हमारे संविधान के कंटेक्स्ट में जो प्रीएम्बल है उसका क्या महत्व है। दूसरा, इस विषय पर, प्रीएम्बल के विषय पर एक विवाद भी पाया जाता है, और विवाद है क्या ये संविधान का भाग है, क्या इसमें संशोधन किया जा सकता है, या क्या न्यायालय में परिवर्तनीय है या नहीं। तो इन तीनों प्रश्नों का उत्तर खोजेंगे जो प्रीएम्बल से संबंधित उभर करके सामने आए हैं। और फिर प्रीएम्बल में जो जो शब्दों का इस्तेमाल किया गया है उन शब्दों का एक्सप्लेनेशंस करेंगे, क्योंकि प्रीएम्बल में मुख्य रूप से हम लोग को जो पढ़ना है वो यही कि जो शब्द प्रयोग किए गए हैं उसका अर्थ क्या होता है। जब तक उसका अर्थ हम लोग नहीं जानेंगे तब तक भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण प्रावधानों में जो बातें, जो आत्मा निहित है, जो सोल लीव करता है, वो हम लोग नहीं समझ पाएंगे। तो शुरू करते हैं। तो जहाँ तक प्रस्तावना का या प्रीएम्बल का प्रश्न है, तो इसके बारे में ये कहा जाता है कि प्रीएम्बल इज द इंट्रोडक्शन ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशन। इंट्रोडक्शन ऑफ a constitution। यानी प्रीएम्बल है क्या? तो संविधान का वास्तव में एक परिचय है। संविधान का एक परिचय है। जैसे कोई भी नई चीज होती है जिसके बारे में हम लोग नहीं जानते हैं, तो अगर वो चीज जीवित है, लाइव है, तो वो अपना परिचय खुद देती है। और अगर कोई चीज निर्जीव है तो उस चीज का परिचय उसके जानने वाले देते हैं, जो उसके जानकार होते हैं, कि ये अमुक चीज या अमुक व्यक्ति इस विशेषता का है, इस फीचर्स का है, और आप इसका इस ढंग से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जहाँ तक कॉन्स्टिट्यूशंस के कंटेक्स्ट में इसके प्रीएम्बल या प्रस्तावना का सवाल उठ रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो संविधान कैसा है, उसका नेचर कैसा है, उसमें किस किस तरह की बेसिक बातें शामिल की गई हैं, या दूसरे शब्दों में कहिए आप तो उस संविधान के अंदर जो भी बातें डिफरेंट प्रोविजंस में लिखी हुई हैं वो प्रस्तावना में दिए गए तथ्यों से अलग नहीं हो सकती है। प्रस्तावना वास्तव में एक लिमिटेशंस है, एक सीमांकन है कि आप इससे बाहर जाकर के प्रावधान को शामिल नहीं कर सकते। जैसे उदाहरण के लिए, अगर प्रस्तावना में सोशलिस्ट शब्द का इस्तेमाल हम लोग कर रहे हैं तो इसका मतलब ये होगा कि हम लोग एक्सट्रीम कैपिटलिज्म को नहीं अपना सकते। जैसे प्रस्तावना में अगर सेक्युलर शब्द का इस्तेमाल किया गया है तो संविधान के अंदर कोई भी ऐसा प्रोविजंस नहीं आप कर सकते हैं जो किसी स्टेट्स को, किसी देश को रिलीजियस प्रोन स्टेट घोषित कर दे, यानी धर्म प्रधान देश घोषित कर दे। अगर आप संविधान में
गणतंत्र शब्द, रिपब्लिक शब्द का इस्तेमाल करते हैं, तो इसका अर्थ आप लगा सकते हैं कि संविधान के अंदर जो हेड ऑफ द स्टेट्स है या हेड ऑफ द कंट्री है वो हेरिडिटरी नहीं होगा, वंशानुगत नहीं होगा, बल्कि उसके इलेक्शंस का प्रोविजंस होगा उसके अंदर। फिर उसमें सोर्स बताया जाएगा प्रस्तावना में कि आखिर इस संविधान को हम लोगों ने कहां से लिया है, इसमें सोवरेंटी कहां निवास कर रही है। तो जहां सोवरेंटी निवास कर रही है, जहां संप्रभुता रह रहा है, तो संविधान के अंदर भी जो है हम उसकी झलक देखेंगे, हम उसको पाएंगे कि ऐसा नहीं प्रोविजंस किया गया है कि सोवरेंटी उस देश का किसी और को दे दिया गया। तो संक्षेप में या इन शॉर्ट आप कह सकते हैं कि ये एक आईना है जो किसी चीज के ऊपरी चीज को दिखा देता है और उससे ये अंदाजा लगता है कि उसके अंदर में क्या चीज है। ठीक है, अब जहां तक प्रस्तावना की बात है तो इसको जो ग्रहण किया गया है यानी अडॉप्ट जो किया गया है वो अमेरिका से किया गया है, यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। पूरे विश्व में ये पहला देश है जिस देश ने अपने कॉन्स्टिट्यूशंस में प्रीएम्बल को शामिल किया और उसके आधार पे उसने ये डिक्लेरेशंस किया, घोषणा किया कि हमारा देश कैसा होगा या हमारा संविधान अंदर में किस तरह का लिखा हुआ है। तो चूंकि यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, एक आइडियल बन गया है डेमोक्रेसी का, लोकतंत्र का एक प्रतिमान स्थापित करता है, क्योंकि उसने अपने कॉन्स्टिट्यूशंस में डिक्लेरेशंस ऑफ राइट्स का जो घोषणा किया है उससे वहां के नागरिकों को बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स मिले हैं। और वो ऐसे फंडामेंटल राइट्स हैं कि जिसको वहां की सरकार या उस देश का कोई भी अंग, ऑर्गन उसको छीन नहीं सकता है। और उस देश में व्यक्ति का बहुत महत्व है। इस बात को साबित किया गया है कि देश में जितनी भी संस्थाएं, ऑर्गेनाइजेशंस बनी हैं वो ह्यूमन के डेवलपमेंट के लिए बनी है और वहां एक एक व्यक्ति का इंपॉर्टेंस है, महत्व है। तो उसी का हम लोगों ने अनुकरण किया है, फॉलो किया है। क्योंकि वहां के संविधान में प्रीएम्बल है, प्रस्तावना है, तो हमारे संविधान में भी प्रीएम्बल और प्रस्तावना का प्रोविजंस किया गया है। इसको ऐसे एक बहुत बड़े न्यायविद हैं, जूरिस्ट हैं, एमएन पालकीवाला, एमएन पालकीवाला, इनका जो कोटेशंस है प्रीएम्बल के बारे में वो काफ़ी जो है महत्वपूर्ण है। और उन्होंने जो कोटेशन दिया है कि प्रीएम्बल is an I card of a constitution। यानी प्रस्तावना क्या है? तो संविधान का एक परिचय पत्र है। जैसे कोई लड़का स्कूल में जाता है तो उसकी आइडेंटिटी के लिए उसको संस्था के तरफ से एक आइडेंटिटी कार्ड, परिचय पत्र दिया जाता है। उसी प्रकार से संविधान के बाहर में या ऊपर में जो चीज़ें प्रस्तावना के रूप में लिखी गई हैं वो उस संविधान का आइडेंटिटी कार्ड है। जैसे आपके आई कार्ड में क्या लिखा रहता है? आपका नाम, आपके फादर्स का नाम, आपका क्लास, सेक्शन लिखा रहता है, रोल नंबर लिखा रहता है। जो सब्जेक्ट्स आप लिए हैं, जिस क्लास में, अगर कॉलेज में है तो वो सब्जेक्ट्स लिखा रहता है।
तो इससे एक लमसम आइडिया आपको मिल जाता है कि हम क्या हैं। किसी को आपसे पूछने की ज़रूरत नहीं होगा, वो आई कार्ड देख करके आपका इंट्रोडक्शन ले लेगा। तो उसी तरीके से किसी को संविधान देखना है किसी देश का, तो उसको पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि वो उसका प्रियम्बल या प्रस्तावना पढ़ लेगा तो वो समझ जाएगा कि इस संविधान में क्या क्या बातें हो सकती हैं। तो अमीन पालकी वाला ने जो डिफिनेशंस दिया है प्रियम्बल का, वो काफ़ी सटीक है। ठीक है, अब देखिए, जो दूसरा टॉपिक हमने कहा कि ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, वो ये साहब के डिस्प्यूट ओवर प्रियम्बल। ठीक है, यानी प्रस्तावना से संबंधित पर विवाद। इस प्रस्तावना पर कुछ विवाद है और उसको हम लोग देखने। विवाद क्या है? पहला सवाल तो ये किया जाता है कि क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है? एक ये प्रश्न उठता है। ठीक है, इज preamble a part of constitutions? ठीक है, पहला प्रश्न तो ये है, इसको हम लोग को खोजना है। दूसरा प्रश्न ये है कि क्या यह न्यायालय में परिवर्तनीय है? इज preamble justiciable in court? ठीक है, और तीसरा प्रश्न जो है इससे जुड़ा हुआ कि क्या प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है? इज preamble अमेंडेबल? ठीक है, तो ये तीन प्रश्न या तीन विवाद कहिए हैं। जैसे पहला का जहां तक संबंध है वो सीधा साधा बात है कि जिस तरीके से भाग 1, 2, 3, 4 से लेके 22 और क्रम से अभी 25 मान लीजिए, और उसके अंदर जो प्रोविजंस है, तो उसको तो कोई विवाद नहीं है कि वो संविधान का भाग है कि नहीं। लेकिन ये उस भाग के अंदर नहीं है, उस पार्ट के अंदर नहीं है, बल्कि जब संविधान खोलते हैं तो उसके ऊपरी पेज पर ये हमें मिलता है। तो उससे एक विवाद उठ गया कि भाई ये उस भाग के अंतर्गत शामिल है कि नहीं, क्योंकि ये भाग का तो हिस्सा है नहीं। भाग 1 के अंदर इसको लिखा नहीं गया है। ये भाग 1 जहां से शुरू हो रहा है उसके पहले इसको लिखा गया है। तो इस वजह से एक विवाद खड़ा हो गया। ठीक है, बात समझ में आ रही है?
और दूसरा ये प्रश्न है कि इसमें जो प्रोविजंस है, तो उस प्रोविजंस के आधार पे कोई नागरिक या कोई व्यक्ति यदि इस प्रोविजंस का उल्लंघन हुआ है, डिसोबे हुआ है किसी के द्वारा, तो क्या न्यायालय में जाकर के अपील कर सकता है कि प्रस्तावना में जो हमको राइट्स मिला है उसको डिसोबे हुआ है? तो इस तरीके से ये जस्टिसेबल है कि नहीं, न्यायालय में परिवर्तनीय है कि नहीं? और अंतिम प्रश्न ये कि इसमें जो भी प्रोविजंस है क्या उसमें संशोधन किया जा सकता है कि नहीं? जैसे संविधान के अन्य हिस्सों में भी संशोधन होता है, तो इसमें अमेंडमेंट या संशोधन हो सकता नहीं। तो सिंपल सा ये 3 बातें आपको ध्यान रखना है। अभी जिस समय में हम लोग खड़े हुए हैं स्वतंत्रता के इस लंबे सफर को तय करने के बाद, तो इससे संबंधित, इससे रिलेटेड बहुत सारे सर्वोच्च न्यायालय में मुकदमे हुए हैं, केस हुआ है, और उन मुकदमों के जरिए इन तीनों प्रश्नों का उत्तर दिया गया है। तो हम चाहेंगे कि हम उन मुकदमों के बारे में जानें और उसके अकॉर्डिंग जो है इस विवाद का हल करने का प्रयास करें। बात समझ में आ रही है? तो हम मुकदमों को लिखते हैं। उसमें इनसे संबंधित ये जितने 3 प्रश्न हैं, इनसे संबंधित सुप्रीम कोर्ट केस है। सुप्रीम कोर्ट केस है, यानी सर्वोच्च न्यायालय में इससे संबंधित मुकदमा है। और इससे रिलेटेड अगर देखिए तो कुल आपको 6 मुकदमे मिलेंगे। पहला जो मुकदमा आपको मिलेगा उसको बोलते हैं बेरूबारी मामला। बेरूबारी मामला ये 1960 का है, ठीक है। दूसरा जो मामला मिलता है उसको बोलते हैं सज्जन सिंह मामला। हिंदी में लिखने में कोई दिक्कत तो नहीं है, लिख लीजिएगा आप लोग। और ये 1965 का है। तीसरा जो मामला है उसको बोलते हैं गोलकनाथ का मामला। गोलकनाथ का मामला। ये है 1967 का। और चौथा जो मामला बनता है वो केशवानंद भारती का मामला। ये आपका है 1973। और पांचवा जो मामला बनता है, सॉरी, SR बोम्मई का मामला। और ये जो बनता है वो 1994 का। और एक अंतिम मामला है LIC मामला। ये जो है 1995 का बनता है। तो ये 6 मामले में बहुत सारे प्रत्यक्ष रूप से कमेंट्री की गई है, माने इसी मुद्दे को लेकर के केस हुआ था। बहुत सारा केसेस दूसरे थे, लेकिन उसमें प्रस्तावना से संबंधित बातें आ गई तो उस पर टिप्पणी की गई। इन 6 मामले में हम आपको ये कहेंगे कि कम से कम 3 मामला ऐसा है
जिसको आप हमेशा याद रखिए। वो पहला है बेरूबारी, दूसरा है केशवानंद भारती का मामला और तीसरा एस.आर. बोम्मई का मामला। बेरूबारी का जो मामला है वो एक्चुअली में एक इनक्लेव का मामला है। इनक्लेव समझते हैं? दो देशों के सीमा के अंदर, जैसे इसको ऐसे मानिए आप कि एक हुआ कि इस टाइप का सीधा सीधी सीमा है, ठीक है? उस तरफ दूसरा देश, इस तरफ अपना देश, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन यहीं पर यह सीमा ऐसे नहीं हो बल्कि जिग जैग हो। तो जिग जैग हो, अब इधर ए देश है और इधर बी देश है, ठीक है? तो ए देश की सीमा कहां चली गई? यहां चला गया। बी देश का भूमि कहां चलाया? यहां चलाया। तो जिग जैग होने के कारण, उतार चढ़ाव होने के कारण भूमियों में अगर मुख्य स्थल से किसी का कोई स्थल दूसरे देश के अंदर चला जाए तो उस भूमि को हम लोग इनक्लेव बोलेंगे। आप इसको हिंदी में समझिए तो धंसा हुआ भाग, यानी हमारी भूमि उसके क्षेत्र में चला गया भाग। क्लियर? तो इसी तरीके से जो अभी का बांग्लादेश है, उस समय का पाकिस्तान कह लीजिए, उसका कुछ इनक्लेव जो है, जैसे बेरूबाड़ी नामक, वो भारतीय क्षेत्र में घुसा हुआ था। तो उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बांग्लादेश को देने जा रही थी। तो उसी कंटेक्स्ट में राष्ट्रपति ने जो है वो आर्टिकल 143 के तहत राय मांगा था। तो 143 के तहत जो राय मांगा जाता है तो उसके लिए भी बाकायदे तौर पे बेंच बैठता है। ये अलग बात है कि कोर्ट के तरह प्रक्रियाएं नहीं चलती हैं, लेकिन उसमें भी फैसला होता है। राष्ट्रपति उसको मान भी सकता है, नहीं भी मान सकता है। सुप्रीम कोर्ट माने हुए राय को दे भी सकता है, नहीं दे सकता, एक अलग बात है। तो उसी केस में ये मुद्दा उठा था। वो केस था दूसरा, लेकिन मुद्दा प्रस्तावना का आ गया था। तो उस समय एक अक्षुण्ण भारत की परिकल्पना प्रस्तावना में देखने से मिलती है। एक टाइड कंट्री के रूप में हम लोग हैं कि इसका कोई भी पार्ट जो है इससे अलग नहीं हो सकता है। तो इस कंटेक्स्ट में मुकदमा हुआ था। तो ऐसे परिवेश में बेरूबाड़ी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। प्रीएम्बल इज नॉट ए पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, ये साफ साफ कह दिया। उसके बाद अगला जो मुकदमा हुआ, यानी सज्जन सिंह गोलकनाथ, इसमें भी जो है इसी तरह की बातें, मिलती जुलती बातें दोहराई गई। हाँ, ये बात कहा गया कि भाग नहीं है लेकिन एक आदर्श है, और कोई भी चीज डिस्प्यूट अगर क्रिएट हो तो उसको इसके आधार पर जो है सुलझाया जा सकता है, लेकिन इसको संविधान का भाग नहीं माना जा सकता है। लेकिन 1973 में जब केशवानंद भारती का मुकदमा हुआ तो ये अभी तक के सारे मुकदमों में सबसे महत्वपूर्ण मुकदमा है, क्योंकि ये 13 जजेस बेंच है। ये अब तक का सबसे बड़ा जो है वो बेंच है ये। और ये भी बड़ा पिकुलियर मामला था कि केशवानंद भारती केरल के एक मठाधीश थे। तो वो आप लोग लिख लिए थे ना सभी लोग? चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, घबराइए नहीं, बाकी उस बोर्ड पे हम लोग चलेंगे। तो केशवानंद भारती जो है वो, सॉरी, वो मठाधीश थे और वो केस हार गए। सबसे बड़ी बात यह है कि वो केस हार गए, जीते नहीं, लेकिन देश इसमें जीत गया। ये इसके बारे में कहा जाता है कि जिसने मुकदमा किया था
वो तो हार गया, लेकिन भारत देश जीत गया। क्यों जीत गया? क्योंकि इसमें लैंडमार्क डिसीजन, ऐतिहासिक फैसला हुआ था, और इस फैसले में एक शब्द उभर करके सामने आया था, बेसिक स्ट्रक्चर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की आधारभूत संरचना। और कोर्ट ने कहा कि बेसिक स्ट्रक्चर्स में संशोधन नहीं किया जा सकता है। पार्लियामेंट को संशोधन करने का अधिकार है, लेकिन वो बेसिक स्ट्रक्चर में संशोधन नहीं कर सकता है, और प्रीएम्बल संविधान का भाग है। फिर इसी बात को जो अगला मुकदमा आपको है एसआर बोमई का, उसमें भी दोहराया गया 94 में, और फिर आपको 1995 में एलआईसी का मामला आया, उसमें भी इसी बात को दोहराया गया। तो अब जो क्वेश्चंस 3 एराइज हुआ था, उसका आंसर आप ले लीजिए। तो उसका आंसर क्या होगा? उसका आंसर ये होगा कि पहला, कि संविधान का भाग प्रीएम्बल है, यानी प्रीएम्बल इज ए पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, आप कह सकते हैं। और दूसरा जो समस्या था कि क्या यह अमेंडेबल है, क्या यह संशोधनीय है, तो आप कह सकते हैं कि हाँ अमेंडेबल है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर के साथ। यानी इसका अर्थ ये हुआ कि इसमें जो अभी प्रोविजंस हैं उसमें कमी आप नहीं कर सकते हैं, लेकिन कोई नई बात आपको जोड़ना है तो जोड़ सकते हैं। तो श्रीमती इंदिरा गांधी ने इसीलिए 1976 में क्या किया, इसमें समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और अखंडता 3 शब्द जोड़ा। लेकिन तीसरा जो प्रश्न है, क्या ये जस्टिसेबल है, क्या न्यायालय में परिवर्तनीय है, तो इसका जवाब है नहीं। इसको इसके आधार पे कि हमें समानता मिली हुई है, हमें स्वतंत्रता मिली हुई है और हमारा हनन हुआ है, तो हम इसको बचाया जाए, तो इस ग्राउंड पे आप न्यायालय में मुकदमा नहीं कर सकते। क्लियर बात समझ में आई? क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि ये एक आईना रूपी झलक है। इससे संबंधित स्वतंत्रता, समानता से संबंधित सारे प्रोविजन फंडामेंटल राइट्स में दिए गए। तो आप उन फंडामेंटल राइट्स के तहत इन शब्दों को जस्टिसेबल बनाते हैं। यहां पर इन शब्दों को एक्सप्लेनेशन तो नहीं किया गया है कि आपको कितने प्रकार की स्वतंत्रता मिली है, तो नहीं कहा गया है। तो जब अंदर में बात फंडामेंटल राइट्स में है ही है, तो वो जस्टिसेबल है, प्रीएम्बल जस्टिसेबल नहीं है, क्योंकि इसमें इन लार्ज वे में इसका एक्सप्लेनेशन नहीं दिया गया है कि आपको कौन सा राइट मिला है फ्रीडम का, आपको इक्वलिटी का कौन सा राइट मिला, ये तो है नहीं। तो आप ऐसी पागलों की तरह डिमांड थोड़ी कर सकते कि हम मेरी आजादी छीनी जा रही है। तो इस ग्राउंड पे प्रीएम्बल जस्टिसेबल नहीं है। तो 3 सवाल में 2 का पॉजिटिव आंसर हमने दिया आपको, या पढ़ाई से आपके सामने आया, और 1 का नेगेटिव आंसर आया। ठीक है, तो ये बातें पूरी समझ में आ गई। अब आइए कि इसी पे पढ़ाएं, इसी पे अब देखिए, सब प्रीएम्बल आपको याद रखना चाहिए सभी को। जैसे हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष गणराज्य बनाने के लिए और इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, व्यक्ति की गरिमा और प्रतिष्ठा, राष्ट्र की एकता और अखंडता की भावना सुनिश्चित करने के लिए आज तारीख 26 नवंबर 1949 मिति मार्गशीर्ष शुल्क सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को इस संविधान को अधिनियमित, अंगीकृत और आत्मार्पित करते हैं। तो ये आपको एक होमवर्क हम दे रहे हैं कल के क्लास में। कल तो हिस्ट्री का क्लास है, लेकिन आप आते के साथ इसको सुना दीजिएगा आप लोग। ऐसा इसलिए
नहीं, जो बातें लिखी हुई हैं, हम जो बोले तो आपको याद ही नहीं रहेगा। तो जो बुक आपके पास है, जो भी बुक आप रखते हैं, अगर मान लिया बुक किसी के पास नहीं भी होएगा तो आप क्या करेंगे कि मोबाइल से प्रियम्बल डाउनलोड करके और उसको आप कॉपी में अपना लिख लेंगे। ये एक्सक्यूज़ नहीं चलेगा कि सर हमारे पास बुक ही नहीं था तो हम क्या करते। तो आजकल आपका मोबाइल ही एक बहुत बड़ा हथियार बन चुका है, कोई एक्सक्यूज़ वो उसके सामने आपका नहीं चलेगा। तो अब हम अपना सफ़र आगे बढ़ाते हैं। हाँ, तो प्रियम्बल को जो मैंने आपको अभी बताया, तो उसमें शब्द का बड़ा महत्व है और हम शब्दों के आधार पर ही इस क्लास का एक्सप्लेनेशंस करने जा रहे हैं। ठीक है, सबसे पहली बात, बल्कि ऐसे कहा जाए कि जो प्रियम्बल है arises 4 क्वेश्चंस। अभी अभी जो हमने कहा कि प्रस्तावना आपके सामने 4 प्रश्न खड़े करते हैं। कितने? 4 प्रश्न खड़े करते हैं। तो हम लोग डाउनलोड नहीं कर पाए, नहीं तो एक तरफ रखते और उसको देख करके बताते, लेकिन हम बोलते जाएंगे, आप समझते जाइएगा। पहला जो प्रश्न आपके सामने प्रियम्बल खड़ा करता है कि संविधान का स्रोत क्या है। तो इसको ऐसे कहिए कि सोर्सेज ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशंस। ठीक है, यहां पर स्रोत का मतलब ये आप ना समझें कि कहां से लिया गया है, ये इसका अर्थ नहीं। इसका अर्थ ये है कि इसमें जो शक्ति है, जो सोवरेंटी है, यहां पर स्रोत का अर्थ आप ले सकते हैं, सोर्स का सोवरेंटी। क्या चीज? यानी संप्रभुता। तो इस संविधान का जो स्रोत है वो पीपुल ऑफ इंडिया है, पीपुल ऑफ इंडिया, यानी भारत के लोग हैं। कैसे? वी द पीपुल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। लास्ट में क्या है? इस संविधान को अंगीकृत, अडोप्टेड, अधिनियमित, इनैक्टेड और आत्मर्पित करते हैं, यानी इसको हृदय में समा लेते हैं। तो इसके ऊपर वाला सेंटेंस क्या था कि आज तिथि 26 नवंबर 1949, यानी हमने बनाया, हमने अपने ऊपर इसको लागू किया और हमने इसे आत्मसात किया। यही ना प्रियम्बल का सेंटेंस है। तो इस सेंटेंस से ये बात साबित होती है कि प्रियम्बल के शक्ति का या सोवरेंटी का स्रोत भारत की जनता है। यहां पर एक चीज और ध्यान रखिए कि भारत की जनता कहने से थोड़ा सा भ्रम पैदा हो जाता है। भारत में जनता बहुत सारी रहती है, उसमें एक जनता वो भी है जो विदेशी है और एक जनता वो भी है जो यहाँ की नागरिक है। तो किस जनता में ये सोर्स आप खोजिएगा? जो यहाँ का नागरिक है। ये नहीं लिखा हुआ है कहीं पर किसी किताब में ये, लेकिन आजकल का जो ट्रेंड है उसमें अपने आधार पे आप क्वेश्चन राइज किया कीजिए
कि अगर ऐसा आ जाएगा ऑप्शन में जनता, बी में विदेशी, सी में नागरिक, डी में विदेशी नागरिक दोनों, तो इस तरह का ऑप्शन में आप कंफ्यूज कर जाते हैं। अगर स्तरीय अध्ययन नहीं है, बहुत गहराई से अध्ययन आपने नहीं किया है, आपका लेवल बहुत हाई नहीं है, तो फिर ऐसे प्रश्न आपको तंग करेंगे और हो सकता है कि आप गलत कर दें। तो हर जगह पर अपने से भी, खुद से भी सवालात पैदा किया कीजिए कि इसमें ऐसा भी क्वेश्चन से राइज हो सकता है। ठीक है। अब दूसरा सवाल, दूसरा जो प्रश्न खड़ा करता है वो ये कि संविधान का लक्ष्य क्या है। ऐसा हो सकता है? अवैध का मतलब कि अवैध आदमी नागरिक बन सकता है? ये प्रश्न ही नहीं। घुस जाता है तो वो अवैध हो ही गया, तो अवैध नागरिक थोड़ी है। तो फिर ये सवाल ही नहीं पैदा हो रही। खुद अपना भी समझिए आप। तो यानी एम्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी संविधान का एम्स क्या है, क्या लक्ष्य है इसका? तो नहीं, वो लक्ष्य नहीं है। तो लक्ष्य, हम भारत के लोग भारत को क्या बनाएंगे? अब यहां से आइए, जो लक्ष्य संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, अरे मतलब बता रहे हैं भाई, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न यानी सोवरेन, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी यानी सोशलिस्ट, पंथ निरपेक्ष यानी सेकुलर, लोकतंत्रात्मक यानी डेमोक्रेटिक, और गणराज्य यानी रिपब्लिक। तो ये 5 लक्ष्य हमने घोषित किया है। नहीं, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न यानी सोवरेन, समाजवादी यानी सोशलिस्ट, पंथ निरपेक्ष यानी सेक्युलर, लोकतंत्रात्मक यानी डेमोक्रेटिक, और गणराज्य यानी रिपब्लिक बनाने का, यानी हमारा देश इस विचारधारा के तहत चलेगा। अब देखिए, इन्हीं शब्दों को एक्सप्लेन करना था, तो हम लोग समय को बचाने के लिए एक तरीका ये है कि पहले लक्ष्य बता दें और फिर इसको अलग से पढ़ाएं, तो उसमें 2 क्लास आपका हो जाएगा और बातें वही होंगी। लेकिन अभी ही हम समझते हुए चले अगर, तो इसी क्लास में आपका प्रीएम्बल में ही चीजें एक ही क्लास में खत्म हो जाएगी। तो पहला चीज जहां तक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का है यानी सोवरेन का, तो इसका मतलब ये होता है कि भारत पर कोई भी विदेशी सत्ता का नियंत्रण नहीं होगा, और साथ ही साथ भारत के अंदर कोई ऐसी सत्ता नहीं होगी जो यहाँ के सरकार को प्रभावित करे। इन दोनों को मिलाकर बात किया जाए तो भारत इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों रूप से अनएफेक्टेड रहेगा। इसको और एलोबरेट करके समझा जाए तो भारत सरकार या भारत देश अपनी कोई भी नीति, पॉलिसी, लॉ बनाएगी तो उस पर ना इंटरनेशनल प्रभाव रहेगा और ना इंटरनल प्रभाव रहेगा। तो ऐसे स्थिति को हम लोग बोलेंगे कि वो देश सोवरेन है। अब यहाँ पर एक विवाद खड़ा हो जाता है कि भाई बहुत सारे
इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है जिसका भारत मेंबर है और उसकी बात को मानना पड़ता है। वहां जो रिजोल्यूशंस पास होते हैं तो उसके अनुसार हमको अपने देश में कानून बनाना पड़ता है, जैसे इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है। तो जैसे वर्ल्ड बैंक, जैसे आईएमएफ, ये सबसे बड़ा संगठन यूएनओ है, तो उसके चार्टर के मुताबिक, उसके पास किए गए चार्टर के मुताबिक जो है वो हमें अपने देश में कानून बनाना पड़ता है। सबसे बड़ा विवाद था कि 1948 में भारत कॉमनवेल्थ का सदस्य भी बन गया। कॉमनवेल्थ वो है जिसका हेड ब्रिटेन था, जिससे हमने आज़ादी प्राप्त की। फिर उसी के हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशंस के निगरानी में जो ऑर्गेनाइजेशन चल रहा था उसके हम सदस्यता ग्रहण किया। तो क्या ये सब हमारी सोवरेंटी पे, हमारी संप्रभुता पे असर नहीं डालती है, प्रभाव नहीं डालता है? इस सवाल का सीधा सा जवाब यह है कि इन सभी की सदस्यता ऐच्छिक है, वॉलंटरी है। हम चाहे तो रखें और नहीं चाहे तो नहीं रखें, हम अपने हित के लिए रखते हैं। भारत देश का उससे विकास हो, उनके कानूनी प्रावधान हमारे द्वारा वहां प्रस्तावित और निर्मित किए जाते हैं। वहां भी हम एज ए सदस्य के रूप में उस प्रस्ताव को समर्थन करते हैं, तभी वो पास होता है। और चूंकि भारत एक सोवरेन कंट्री के रूप में किसी प्रपोजल को इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में एक्सेप्ट किया है, इसका मतलब है कि उसकी सोवरेंटी बरकरार है। तो इसीलिए किसी अंतर्राष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशंस या संगठन की सदस्यता से किसी देश की सोवरेंटी समाप्त नहीं होती है। क्लियर? तो ये जो बातें बताई, अगर इसका एक्सप्लेनेशन होगा तो आप ये सब बातें करेंगे, ठीक है। अब आइए समाजवादी, सोशलिस्ट। तो देखिए, ये 1976 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में संविधान के 42वें संवैधानिक संशोधन 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के जरिए शामिल किया गया। ये पहले नहीं था, इसको 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के जरिए शामिल किया गया। तो अब आपके मस्तिष्क में ये प्रश्न उठता होगा कि क्या सोशलिस्ट व्यू हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से में शामिल नहीं थे? तो इसका जवाब होगा शामिल थे। डीपीएसपी में जितने भी अधिकांश प्रोविजंस हैं वो सभी के सभी सोशलिस्ट टाइप ऑफ सोसाइटी को इस्टेब्लिश कर रहा है, समाजवादी समाज को इस्टेब्लिश कर रहा है। तब फिर आप प्रश्न करें कि सर जब था ही तो एक शब्द लिख देने से क्या होगा? तो लिख देने से ये होगा कि चूंकि ये इंट्रोडक्शन है, एक परिचय है, और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सोशलिस्ट व्यू को अंदर में जगह दे रहा है, तो फिर उसकी आधी तस्वीर लोग देख पाएंगे। तो उसकी पूरी तस्वीर देख पाए, इसके लिए जरूरी है कि जो समाजवादी शब्द छूट गया था उसको जो है वो एक सुधार किया गया 42वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा। ये तो सोशलिस्ट शब्द का एक एक्सप्लेनेशन हुआ। दूसरा एक्सप्लेनेशन ये आप लीजिए कि सोशलिज्म जो है वो दो तरीके का वर्ल्ड में पाया जाता है। एक को आप नाम दे सकते हैं कि कम्युनिस्ट सोशलिज्म यानी साम्यवादी समाजवाद, और दूसरे को आप नाम दे सकते हैं लोकतांत्रिक समाजवाद, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। अब दोनों में डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या है वो समझिए कि जो साम्यवादी समाजवाद है यानी मार्क्सिस्ट सोशलिज्म है, वो इकोनॉमिक रिसोर्सेज को पूरी तरीके से स्टेट के अंडर में देने की बात करता है। यानी वहां निजी संपत्ति की को कोई जगह नहीं है। उस देश में, कहां है आप? उस देश में जितना भी संपत्ति है वो सब सरकार की है, राज्य की है, और राज्य अपने अनुरूप
वहां व्यक्ति का पालन पोषण करती है, वहां संपत्ति के आधार पे सारे लोग बराबर हैं। ये मार्क्सिस्ट व्यू ऑफ सोशलिज्म है, जिसका आइडियल रूप कुछ दिन तक रूस में चला था 1917 के बाद से लेकर के 1983 तक। अब वहां भी ये खत्म हो गया है। चीन में इसके रूप हैं, और भी कुछ क्यूबा वगैरह है वहां है बचे हुए, लेकिन मेन आइडियल था इसका रशिया। और इसको एस्टैब्लिश करने के लिए हमें खून खराबा, रक्तपूर्ण क्रांति करना पड़े, ब्लडी रेवोल्यूशंस करना पड़े, तो भी हम करेंगे, जैसे रूस में हुआ था या चीन में हुआ था। लेकिन डेमोक्रेटिक सोशलिज्म ऐसा नहीं। डेमोक्रेटिक सोशलिज्म का जो थॉट है कि इसने मिक्स्ड इकोनॉमी को अडॉप्ट किया है, मिश्रित अर्थव्यवस्था को। मिक्स्ड इकोनॉमी या मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है? तो ऐसी अर्थव्यवस्था, ऐसी इकोनॉमी कि जिसमें पूंजीवाद और समाजवाद, यानी दूसरे शब्दों में कह लीजिए कि जिसमें पब्लिक और प्राइवेट, यानी सार्वजनिक मीन्स सरकारी और निजी यानी प्राइवेट, दोनों तरह की व्यवस्थाएं चलती हैं, यानी समाजवादी और पूंजीवादी दोनों व्यवस्था हो। और यहां सरकार या राज्य का संपत्ति के, किसी के संपत्ति को छीनने का या सभी को ले लेने का अधिकार नहीं है। तो हमने समाजवाद के, सोशलिज्म का लोकतांत्रिक यानी डेमोक्रेटिक रूप को अपनाया है। क्लियर? और इसको, इसकी घोषणा संविधान से पहले, संविधान में बहुत सारे प्रोविजन तो थे ही, तुमको आपको बताया ही अभी, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटक के अवाड़ी में 1954 में अपना अधिवेशन किया पार्टी का। उसमें लक्ष्य घोषित किया कि भारत एक समाजवादी देश है, और जो अभी अभी जिस समाजवाद का जो रूप का, यानी लोकतांत्रिक समाजवाद का एक्सप्लेनेशन किया, इसका पहली बार एक्सप्लेनेशन उसी अवाड़ी अधिवेशन में हुआ था। और जब पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुत्री जब प्रधानमंत्री बनी, तो अपने पिता के उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए संविधान के 42वें संशोधन 1976 के द्वारा इस समाजवादी शब्द को प्रस्तावना में जोड़ दिया। क्लियर? तो ये सब एलोबरेट करते हुए हम चल रहे हैं ताकि बाद में जरूरत नहीं पड़े। अब है पंथ निरपेक्षता, सेकुलर। देखिए किताबों में जो लिखा हुआ है पंथ निरपेक्षता की जगह पर धर्म निरपेक्षता। अगर बेयर बुक आप देखेंगे तो धर्म निरपेक्षता शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है, उसके जगह पर पंथ निरपेक्षता का शब्द का इस्तेमाल किया गया है। तो इसके अंदर एक राज छुपा हुआ है। उस राज को आपको समझना होगा कि एक्चुअली में जो सेकुलरिज्म शब्द है, जो धर्मनिरपेक्षता शब्द है, ये यूरोप से निकला है। यूरोप में जो डेमोक्रेसी आई या डेमोक्रेटिक आइडियाज या व्यू ने डेवलप हुआ वहां, तो एक स्पेशल कंटेक्स्ट में वहां डेवलप हुआ, एक विशेष परिवेश में वहां डेवलपमेंट हुआ। और विशेष परिवेश आपको जानना चाहिए कि यूरोप में डेमोक्रेसी आने से पहले, घबराइए नहीं, वीडियो चल जाएगा इस पर आपके ग्रुप में, तो यहाँ भी लिख सकती हैं। अगर कहीं पर छूट जाए आपको लिखना तो वीडियो देख करके लिख लीजिएगा। तो हम बता रहे थे आपको कि यूरोप में जो धर्मनिरपेक्षता या सेकुलरिज्म के उदय होने के पीछे जो पृष्ठभूमि, बैकग्राउंड अकाउंटेबल है, वो उसको थोड़ा जान लीजिए आप। कि मध्यकाल में, मिडेवल पीरियड में यूरोप में जो सिस्टम था, उस सिस्टम के लिए एक शब्द आता है जिसको बोलते हैं फ्यूडलिज्म, सामंतवाद। तो ये फ्यूडलिज्म, सामंतवाद पूरी तरीके से एक्सप्लॉयटेशन यानी शोषण पर आधारित एक व्यवस्था था, जिसमें 5% लोग 95% लोगों पर शासन करते थे। और शासन नहीं करते थे, बल्कि दूसरे शब्दों में कहें तो गुलाम बना करके रखे हुए थे। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल इस व्यवस्था में जो निभा रहा था, वो धर्म निभा रहा था। कि जो ईसाई रिलीजन्स में पादरी थे, पोप था,
उनके द्वारा इस व्यवस्था को न सिर्फ मान्यता दी गई थी, बल्कि इस शोषण में ये लोग भी शामिल थे। ये भी टाइथ नामक कर वसूल करते थे। ये भी स्वर्ग का प्रमाण पत्र, सर्टिफिकेट ऑफ हेवन वितरित करते थे। इनका भी चारित्रिक पतन उन्हीं के तरह था, यानी भोग विलास में पूरी तरीके से लिप्त थे। तो ये व्यवस्था था जिस व्यवस्था से यूरोप पूरी तरीके से एक पतनशील समाज, यानी डिक्लाइन सोसाइटी, पतनशील अर्थव्यवस्था, डिक्लाइन इकोनॉमी, पतनशील राजनीतिक व्यवस्था, डिक्लाइन पॉलिटिकल स्टेटस का शिकार हो गया और वो एक नन मोबिलिटी कॉन्टिनेंट बन गया, गैर गतिशील महाद्वीप। मतलब वहां कोई गतिशीलता, कोई मोबिलिटी नहीं थी। विकास के लिए मोबिलिटी बहुत जरूरी है। आप एक ही कपड़ा डेली पहन करके आइएगा तो लोगों का ध्यान आपके तरफ नहीं जाएगा। तो कपड़ों में भी मोबिलिटी होनी चाहिए, तभी लोगों के आकर्षण के केंद्र बनेंगे। आप एक ही तरह का खाना रोज खाइएगा तो आपका मन उससे उचट जाएगा। तो डिफरेंट टाइप का फूड आप खाते हैं, वो भी मोबिलिटी है। आप एक ही क्लास में पूरा उम्र पढ़ते रहिए तो आपका विकास रुक जाएगा। आप ग्रेजुअली 1, 2, 3, 4 आईए, बीए, एमए, डॉक्टरेट करते थे, मोबिलिटी का एग्जाम्पल है। अब देखिए, इसके बाद मत बढ़िएगा, आप समझ गए होंगे, ठीक है ना? हाँ, इसके बाद फिर दूसरी दुनिया शुरू हो जाती है। तो आप समझदार हैं तो आप समझ गए होंगे कि अब ये मोबिलिटी कहीं दूसरी चीज पर लागू ना कर दीजिए। तो हर जगह मोबिलिटी लागू नहीं होती है। आप कहिए कि सर दिल बहुत मेरा पुराना हो गया है, इसको निकाल के फेंक देते हैं, दूसरा लगा लेते हैं, तब तो आप पूरी तरीके से अनमूवेबल हो जाइएगा। तो ऐसा ना समझिए, हम समझ रहे हैं कि आपके दिल में क्या गुदगुदी चल रही है, तो उसके तरफ मेरा इशारा यह है कि वो बात यहाँ पर लागू नहीं होती है। भौतिक चीजों पर ये बात हम कह रहे हैं, जीवित चीजों पर ये चीज नहीं कर रहे। क्लियर? तो हम बता रहे थे आपको कि इस तरीके से वहां के लिए धर्म विकास में बाधक था। इसलिए डेमोक्रेसी जब आई तो यूरोप के लोगों ने कहा कि हमारे राज्य में धर्म का कोई स्थान ही नहीं होगा, हम धर्मनिरपेक्ष होंगे। वहां का धर्मनिरपेक्ष एक प्रकार से धर्म विरोध है। वहां सिर्फ यही का, हम डायरेक्ट नहीं कह सकते कि धर्म विरोध है, लेकिन जो राज का एटीट्यूड है धर्म के प्रति, वो तो विरोधी है। क्या, कैसे? राज धर्म के मामले में कोई काम नहीं करेगा। वहां यूरोपियन देशों में धर्म पूरी तरीके से लोगों की निजी संपत्ति, निजी विचार होगा। धार्मिक कृत्य सिर्फ निर्धारित स्थान जो वो किए हैं, जो एक भवन ही के समान राष्ट्र स्वीकार करेगा। जैसे एक भवन में आप रह रहे हैं तो वैसे ही आप चर्च बना दिया तो राज्य के लिए एक भवन है वो, आप उसके अंदर जो चाहिए कीजिए, रोड पर आके नहीं आपको करना पड़ेगा। पॉलिटिकल प्रदर्शन आप कर सकते हैं, धार्मिक प्रदर्शन आप नहीं कर सकते। यानी धर्म यूरोपीय देशों में एक व्यक्तिगत मामला हो गया और वो पूरी तरीके से वो निजता के आधार पर उसके सारे कर्मकांड किए जाएंगे। कह लीजिए कि सामूहिकता समाप्त हो गई। तो धर्मनिरपेक्ष का ये रूप भारत नहीं अपनाया। इसका मतलब ये नहीं समझिए कि भारत ने अपने आप को धर्म प्रधान, रिलीजियस प्रोन घोषित कर दिया। यूरोपीय सेक्युलरिज्म से भारत का सेक्युलरिज्म कुछ मामले में इक्वल है और कुछ मामले में अलग है, अनइक्वल है। तो वही समान असमान चीज को आप जान लीजिए, सिंपल सी बात, आप सेक्युलरिज्म समझ जाइएगा। समानता जो है दोनों में ये है कि दोनों, यानी यूरोप भी और भारत भी अपने आप को धर्म प्रधान देश घोषित नहीं किया है। रिलीजियस प्रॉन कंट्री या कॉन्टिनेंट घोषित नहीं किया, ठीक है?
लेकिन दूसरी ओर असमानता वाला तत्व यह है कि यूरोप के देश धर्म के मामले में निष्क्रिय हैं, पृथक हैं, वो कोई रिलीजियस एक्टिविटी में भाग नहीं लेंगे। भारत धार्मिक कृतियों को प्रोत्साहित करेगा, यहां न्यूट्रल नहीं रहेगा। तो आप गौर से देखिए कि कोई भी चीज होती है धार्मिक कृत तो एडमिनिस्ट्रेशन आके खड़ा हो जाता है, परमिशन लेना पड़ता है। बहुत सारे धार्मिक कृत को करने के लिए सरकार राशि भी देती है, व्यवस्था करती है सरकार, इसमें उसका खर्च होता है। ऐसा क्यों? इसलिए साहब कि हमारे यहाँ रिलीजियस डाइवर्सिटीज है। अगर राज्य पृथक कर लेता तो लॉ एंड ऑर्डर का समस्या पैदा हो जाता है। इसीलिए हमारे यहाँ रिलीजन्स के मामले में तो स्वयं को स्टेट ने न्यूट्रल घोषित कर दिया कि मेरा कोई रिलीजन्स नहीं होगा, लेकिन यहाँ रिलीजियस एक्टिविटी में स्टेट न्यूट्रल नहीं है, बल्कि रिलीजियस एक्टिविटी को और प्रमोट करता है। जैसे बिहार सरकार के द्वारा, जाइए पटना में आप जाइएगा तो बिहार सरकार के द्वारा एयरपोर्ट पे या बहुत सारे जगहों पे पेंटिंग किया गया है दीवारों पर, तो उसमें बहुत सारी धार्मिक पेंटिंग भी है। जैसे गौतम बुद्ध का बनाया गया है, विष्णुपद मंदिर को दिखाया गया है। ये सब तो धार्मिक जगह को देख, क्यों? इसलिए कि बिहार सरकार ने इसको अपना कल्चर बताया, अपनी संस्कृति बताया कि हम इससे अलग नहीं रह सकते हैं। यानी हमारे लोगों का डेवलपमेंट सांस्कृतिक विकास से, कल्चरल डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ है। तो राज्य तो उसी के लिए बना ही है, लोगों के डेवलपमेंट के लिए। तो ठीक है, धर्म हमारा घोषित कोई नहीं है, लेकिन हमारी जनता का जो धर्म जिसका जिसका है उसका समय आएगा जब प्रमोट करने के लिए, तो राज्य निष्क्रिय नहीं रहेगा, इनएक्टिव नहीं रहेगा, बल्कि राज्य उस पर एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा। इसीलिए इंग्लिश वर्ड तो सेकुलर है, लेकिन हिंदी वर्ड धर्मनिरपेक्ष हमारे संविधान में नहीं है, बल्कि उसके जगह पर पंथ निरपेक्ष है। आप समझ गए होंगे मेरे ख्याल से। अब देखिए लोकतंत्रात्मक। लोकतंत्रात्मक का मतलब क्या? ऐसा तंत्र जो जनता का हो। अब ऐसे कंटेक्स्ट में, इस परिवेश में आपको हमें समझाना होगा कि लोकतंत्र के दो रूप हैं। एक प्रत्यक्ष लोकतंत्र, डायरेक्ट डेमोक्रेसी, और दूसरा अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता खुद अपने ऊपर शासन करती है। तो कैसे करेगी? आप जरा सोचने वाली बात होगी आपके लिए। तो एक्चुअली में जितनी आबादी है सब एक मैदान में इकट्ठा हो जाएगी, और जैसे पार्लियामेंट का सेशन चलता है वैसी बैठक चलेगी, और उसमें रूल्स और रेगुलेशंस बना दिए जाएंगे कि ये देश इस ढंग से चलेगा, और उसी के द्वारा कुछ लोगों को अपॉइंट कर दिया जाएगा, ऑफिसर्स को, कि देखो ये कानून बन गया, इसी के अनुसार जो है वो तुम साल भर व्यवस्था करो। और इन्हीं जनता के द्वारा दो चार जज बना दिए गए कि देखो हम ही में से कोई अगर इसका उल्लंघन करे तो उसको दंड दो। तो ये छोटी आबादी जहां है, जैसे वेटिकन सिटी है, वहां संभव है। लेकिन जब आबादी बढ़ी हुई है, करोड़ों अरबों में आबादी हो गई है, तो वहां इतने सारे लोगों के लिए इतना बड़ा मैदान है ही नहीं कि वो इकट्ठा हो जाए। बात समझ में आ रही है? तो इसका रूप प्रत्यक्ष लोकतंत्र का जो अभी आधुनिक काल में ऐसा नहीं कि समाप्त हो गया है, बल्कि स्विट्जरलैंड के कुछ कैंटन का यहाँ पर अर्थ हुआ जो हमारे यहाँ राज्य का अर्थ हुआ, वहाँ यूनिट्स को कैंटन बोलते हैं। तो एक आध दो कैंटन में अभी है, बहुत छोटे कैंटन है वो, तो वहाँ डायरेक्ट डेमोक्रेसी है। आप पूछिए कि भारत में कभी रहा है कि नहीं सर, तो आपका जवाब क्या होगा? यहाँ डायरेक्ट डेमोक्रेसी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। दादर और नागर हवेली के नाम सुने होंगे, इसे 1961 में भारत में शामिल किया गया। तो जब तक शामिल नहीं किया गया था तब तक यहाँ डायरेक्ट डेमोक्रेसी था। ठीक है, जो पुर्तगीज थे वो आपसी में मिल बैठ करके शासन चला लेते थे। तो
ये कहा जा सकता है कि वर्तमान युग जो है पूरी तरीके से इनडायरेक्ट या अप्रत्यक्ष लोकतंत्र या डेमोक्रेसी का है और हमने उसी को अपनाया है। क्लियर? इसमें जो रूप अपनाया हो उसको बोला जाता है रिप्रेजेंटेटिव टाइप ऑफ गवर्नमेंट, प्रतिनिधात्मक शासन प्रणाली। ठीक है? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी का दूसरा नाम क्या है? रिप्रेजेंटेटिव टाइप ऑफ गवर्नमेंट या प्रतिनिधात्मक शासन प्रणाली, जो कि प्रतिनिधि के माध्यम से होता है। तो इसका बस इतना एक्सप्लेनेशन आप करेंगे। उसके बाद है गणराज। देखिए सिंपल सी बात है कि जिस देश का हेड ऑफ द स्टेट, हेड ऑफ द कंट्री अगर इलेक्टेड है तो उसको गणराज बोलेंगे, और अगर हेरिडेटरी है, वंशानुगत है, तो उसको गणराज नहीं कहा है। जैसे एग्जांपल के तौर पर ब्रिटेन में हेड ऑफ द स्टेट वहां का राजा या रानी है, तो वो गणराज नहीं, लोकतंत्र है वो, लेकिन गणराज नहीं है। लेकिन अमेरिका गणराज है, उसका हेड ऑफ द स्टेट राष्ट्रपति है, वो डायरेक्ट चुना जाता है। हमारे यहाँ भी जो राष्ट्रपति है डायरेक्ट तो नहीं लेकिन इनडायरेक्ट चुने जाते हैं, और ये वंशानुगत नहीं, हेरिडेटरी नहीं है ये, तो इसलिए भारत भी क्या है? गणराज है। क्लियर? तो इस सवाल का जवाब आपको मिल गया। लक्ष्य के एम्स क्या है, तो ये सब प्राप्त करना हम लोगों का एम्स। अब आ जाइए आगे कि तीसरा प्रश्न ये उठता है कि संविधान का उद्देश्य क्या है? यानी ऑब्जेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये दोनों सिमिलर देखने में लगता है लेकिन है डिफरेंस। कॉन्स्टिट्यूशन तो ऑब्जेक्ट हमारा जो है वो स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा, ठीक है? यानी अगर इंग्लिश इसका कहा जाए तो लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी। इसके अलावा प्रतिष्ठा यानी ऑनर, ठीक है? उसके बाद न्याय यानी जस्टिस। ये सब प्राप्त करना हम लोगों का उद्देश्य है कि हम लोग आपस में स्वतंत्रता को प्रमोट करेंगे, कोई भी लॉ बनाएंगे वैसा होगा जिससे लोगों की स्वतंत्रता मिले, किसी दूसरी की स्वतंत्रता में बाधा नहीं पड़, लोग इक्वल हो। इक्वलिटी बिफोर लॉ का सिद्धांत है, हम लोगों ने एक्सेप्ट किया है, और डिफरेंट रिलीजन्स या ग्रुप में रहने के बावजूद भी हम लोग आपस में भाई भाई हैं, ये सबसे बड़ी बात है। तो इसके लिए हम लोगों ने बजाते तौर पे मूल कर्तव्य को बाद में जोड़ा जिससे भाईचारा का वृद्धि हो। तो ये सब हम लोग का उद्देश्य है और संविधान में इसी से संबंधित प्रोविजंस किए गए। चौथा जो है वो परिवर्तन की तिथि, परिवर्तन की तिथि यानी डेट ऑफ इम्प्लीशंस, यानी कब इसको लागू किया गया। तो ये सिंपल सा सवाल है, क्या 26 नवंबर 1949 हो गया ना? क्लियर? अब इसमें एक चीज जो हिंदी वाला है
उसको ज़रूर आप याद कीजिएगा। जो शक संवत से 26 नवंबर 1949 को लिया हमने, यानी 26 नवंबर 1949 को शक संवत में क्या कहा जाता है? बीती मार्ग शीर्ष शुल्क सप्तमी और संवत 2006 विक्रमी। तो इसको भी ऐसा इसलिए कि कभी कभी क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव दे देगा कि ये चारों में उचित शक संवत की तिथि कौन सी है, तो उसमें एक एक शब्द को डिफरेंस कर देता है, बहुत माइनर अंतर रहता है और वो प्रश्न जो है वो कठिन हो जाता है। तो एक दिन की बात नहीं है कि आप रिवीजन में याद कर लेंगे, वो फुल वर्क फुल टाइम दे करके आपको घर में इस सब चीज़ों को याद करना पड़ेगा। तो ये है प्रेम्बल, ये है प्रस्तावना। हम समझते हैं कि एक छोटे से क्लास में एक छोटी सी बात को बहुत अच्छे ढंग से हमने समझाया आपको। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। फिर अगले क्लास में हम लोग संविधान के भाग 1 में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। धन्यवाद।